Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the fifth lecture of this beautiful chapter, Motion in a Plane. And in this lecture, we are going to deal with circular motion. तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि एक पार्टिकल P है जो कि मूव कर रहा है इन अ सर्कल जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो सर्कल देख पा रहे हैं उसके सेंटर को क्या कॉल कर दे रहे हैं, O पॉइंट कॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ लेट O बी दी ओरिजिन, और यहाँ पर जो OX है वो क्या कहलाएगा, X एक्सिस कहलाएगा। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल P एट अ गिवन इंस्टेंट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय द एंगल थीटा बिटवीन OP एंड OX, है ना। अगर हमारे को ये थीटा पता है तो हम लोग उसके हिसाब से उस पार्टिकल की पोजीशन को बता सकते हैं। ठीक है, इस वजह से बच्चों वी कॉल थीटा दी एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है ये बात? एज द पार्टिकल मूव्स ऑन द सर्कल इट्स एंगुलर पोजीशन थीटा चेंजेस, है ना। जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा थीटा जो है वो चेंज होता जाएगा। सपोज द पार्टिकल गोज टू अ नियर बाय पॉइंट P डैश, है ना। हम लोग क्या मान रहे हैं कि ये जो P है वहां से ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम करके कहां पर गया, P डैश पर गया। ठीक है, और कितनी देर में गया, डेल्टा टी टाइम में गया, सो दैट थीटा इंक्रीजेस टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ठीक है, मतलब अब इसकी जो नई पोजीशन हो गई वो क्या हो गई, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, अगर मैं एंगल के टर्म्स में बात करूं तो। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग एक क्वांटिटी को डिफाइन करने वाले हैं और वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। आइए देखते हैं कि इसे कैसे डिफाइन करेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। मतलब कि ये जो एंगुलर पोजिशन है उसमें किस रेट से चेंज आ रहा है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी कह रहे हैं। क्लियर है बात? मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा लिमिट डेल्टा टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है बात? जिसे हम लोग और क्या कह सकते हैं, डी थीटा बाय डी टी भी कह सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग एक और चीज देख पा रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है? और इसे डिनोट करते हैं अल्फा से। तो अल्फा हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं या फिर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपको ये बात याद होगी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर, है ना, अगर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और t इक्वल टू 0 पर मान लीजिए कि पार्टिकल कहां पर था, मान लीजिए कि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन जो थी वो ओरिजिन थी, है ना, x इक्वल टू 0। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते थे, हम लोग लिख सकते थे x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या लिख सकते थे, v बराबर u प्लस ए टी, और क्या लिख सकते थे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax के बराबर। क्लियर है? क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर इनिशियल पोजीशन जो है वो 0 है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल पोजीशन x के। तो देखिए बच्चों, उसी को रिजेंबल करता हुआ केस हमारे पास यहां पर भी आ जाता है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अगर वो कांस्टेंट होगा तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यहां पर देखिए बच्चों, ये जो ओमेगा नॉट है और ओमेगा है वो क्या है, वो है एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड एट टाइम t। क्लियर है बात? और ये जो थीटा है वो क्या है, एंगुलर पोजीशन एट टाइम t, है ना। और यहां पर हम लोगों ने एंगुलर पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 0 को क्या कहा है, 0 कहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसा कि आपको ध्यान होगा हमने डेल्टा टी पे क्या कमेंट करा था कि वो कैसा है, टेंडिंग टू 0 है, जिस वजह से ये जो डेल्टा थीटा है वो भी कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा। जिस वजह से हम लोग पीपी डैश को क्या कह सकते हैं, ये जो पीपी डैश है इसे हम लोग कह सकते हैं लीनियर डिस्टेंस। क्लियर है? तो द लीनियर डिस्टेंस पीपी डैश ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम डेल्टा टी, है ना, वो कितना हो जाएगा, तो ये जो डेल्टा ऐसे है ना, वो अभी भी क्या है, वो तो आर्क लेंथ है। क्लियर है बात? जो कि डेल्टा थीटा के छोटा होने की वजह से, है ना, ऑलमोस्ट कैसा नजर आ रहा है, एक लीनियर डिस्टेंस जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो डेल्टा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर डेल्टा थीटा तो लिख ही सकते हैं। अब अगर इसे डेल्टा टी से डिवाइड कर दें
तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ये बेसिकली क्या हो गया, स्पीड हो गया है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये किसके बराबर आ जाएगा, आर इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, जो कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये किसके बराबर आ गया, आर ओमेगा के। ठीक है, तो वही यहां लिखा है कि v जो है वो क्या है, लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल है। तो देखिए बच्चों, v जो हमने निकाला था वो क्या था, लीनियर स्पीड था। ठीक है, तो द लीनियर स्पीड ऑफ समथिंग मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ कैन बी कॉल्ड टेंजेंशियल स्पीड। और ऐसा क्यों, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टेंजेंट टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, है ना। किसी भी मोमेंट पर अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि उसकी, है ना, जो मोशन की डायरेक्शन है वो क्या है, तो हमें टेंजेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर सर्कुलर मोशन वी कैन यूज द टर्म्स लीनियर स्पीड एंड टेंजेंशियल स्पीड इंटरचेंजेबली, है ना, दोनों का एक ही मतलब हो जाता है। यूनिट्स ऑफ लीनियर या फिर टेंजेंशियल स्पीड क्या हो जाएंगी, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर, जनरली हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेंजेंशियल स्पीड अनलाइक रोटेशनल स्पीड, है ना, टेंजेंशियल स्पीड का मतलब हो गया v और रोटेशनल स्पीड का मतलब हो गया वही एंगुलर स्पीड, है ना, ओमेगा, डिपेंड्स ऑन रेडियल डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, है ना। ये हम लोगों ने देखा था v बराबर आर ओमेगा आया था, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि v की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, r के ऊपर भी तो है। क्लियर है बात। एट द वेरी सेंटर ऑफ द रोटेटिंग प्लेटफॉर्म यू हैव नो स्पीड एट ऑल, है ना, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, यू मियरली रोटेट, है ना। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आप कहां पर होंगे, एट द सेंटर ऑफ द रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, तो आपकी स्पीड नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप रोटेट जरूर करेंगे ना। बट एज यू अप्रोच द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म यू फाइंड योर सेल्फ मूविंग फास्टर एंड फास्टर। ठीक है, टेंजेंशियल स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस फॉर एनी गिवन रोटेशनल स्पीड, है ना। v बराबर आर ओमेगा होता है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर v बराबर आर ओमेगा होता है, तो अगर किसी पर्टिकुलर ओमेगा को हम लोग लें, तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे r बढ़ेगा, है ना, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, अगर वो बढ़ेगा तो जो टेंजेंशियल स्पीड है दैट इज v, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, इसी को बच्चों हम लोग एक और एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पर समझ पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि ये जो एंटायर टर्न टेबल है वो ऑब्वियसली रोटेट कर रहा है एट द सेम रोटेशनल स्पीड, लेटर से कि वो ओमेगा है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं जो दो लेडी बग्स है वो अलग अलग दूरी पर हैं फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और इस वजह से दे ट्रैवल एट डिफरेंट टेंजेंशियल स्पीड्स। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारे को एग्जांपल क्या दिया गया है कि जो रेडियल डिस्टेंस है ना, इन लेडी बग्स की, वो क्या है, एक की मान लीजिए कि आर है, तो दूसरे की कितनी है, दूसरे की 2r है ना। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर एक की r है तो दूसरे की कितनी है, 2r है। तो उस केस में हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि ऑल्दो दोनों ने, है ना, दोनों ने जो है थीटा एंगल ही कवर करा, लेकिन एक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, r टाइम्स थीटा, और दूसरे ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, तो वो किया 2r थीटा। तो हम लोग वही देख पा रहे हैं कि अ लेडी बग ट्वाइस एज फार फ्रॉम द सेंटर मूव्स ट्वाइस एज फास्ट, क्योंकि उसको उतने ही देर में डबल डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उसकी जो स्पीड है ना, टेंजेंशियल स्पीड जो है वो क्या है, वो डबल है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने देखा था v इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि v जो है वो लीनियर स्पीड कहलाती है या फिर टेंजेंशियल स्पीड कहलाती है, जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, इस इक्वेशन को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे को ऑब्वियसली क्या मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मिलेगा। ठीक है, मतलब dv बाई dt मिलेगा। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो r तो उसका फिक्स है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, r इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, और हम लोग डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिखते हैं, अल्फा लिखते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड किसके बराबर आ गया, आर अल्फा के बराबर आ गया। ठीक है, रिमेंबर दैट at इक्वल टू dv by dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एंड इज नॉट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है, इट इज देयरफॉर नॉट इक्वल टू द नेट एक्सेलरेशन, इसीलिए यहां पर a नहीं बल्कि क्या लिखा हुआ है, at लिखा हुआ है। ठीक है, वी शैल शो दैट at, है ना, ये क्या है, इट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट एंड हेंस वी हैव यूज्ड द सफिक्स t। ठीक है, और हम लोग इसको क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो बहुत जल्दी हम लोग डराइव करने वाले हैं कि at जो है
वो नेट एक्सेलरेशन का क्या है, कौन सा कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है, जो कि क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो अभी एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विथ अ लीनियर स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को दे रखा है रेडियस, है ना। रेडियस कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, जिससे हम लोग लिख सकते हैं 20/100 मीटर के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे को लीनियर स्पीड दे रखी है कितनी, 10 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर। अब हमसे पूछा है ओमेगा, जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि किसके बराबर आएगा, V/R के बराबर आएगा। क्लियर है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं 10 अपॉन इधर क्या आ जाएगा, 20/100। क्लियर है, और हर चीज को हमने किस में रखा है, ऐसा यूनिट में रखा है। ठीक है, तो ओमेगा हमारे पास किस में आ जाएगा, ओमेगा हमारे पास आ जाएगा बच्चों रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है, तो देखिए ये कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये देखिए आ जा रहा है 50 रेडियन पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस if the speed changes from 5 meter per second to 6 meter per second in 2 seconds, find the angular acceleration। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो कि 20 सेंटीमीटर के रेडियस में, है ना, क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और साथ ही साथ उसकी जो स्पीड है वो लगातार क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर सबसे पहली चीज क्या निकाल सकते हैं, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि कितना होता है, dv/dt के बराबर होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड तो कांस्टेंट आएगा, है ना, क्योंकि यहां लिखा यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं, और वो कितने के बराबर आएगा, 6 - 5 मीटर्स पर सेकेंड अपॉन टाइम टेकन कितना हुआ, 2 सेकेंड हो गया। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, है ना, वो कितने के बराबर आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बात। इसके अलावा हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम लोग जानते हैं कि ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है आर अल्फा के बराबर। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, ए टेंजेंशियल अपॉन आर के बराबर, मतलब कि 1/2, है ना। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ए टेंजेंशियल कितना है, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और इसे डिवाइड किससे करना होगा, इसे डिवाइड करना होगा रेडियस से, जो कि खुद कितना है, 20/100 है ना। 20 सेंटीमीटर को मैंने एसआई यूनिट में लिख दिया। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि चूंकि हमने सब कुछ एसआई यूनिट में रखा है, तो अल्फा हमारे पास कितना आ जाएगा, तो देखिए ये हो गया 20 और ये 5, है ना, तो 5 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बात। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि चूंकि हम लोगों ने सब कुछ को एसआई यूनिट में रखा, तो हमारा जवाब जो है वो किस में आया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में आया। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम से डील करा था वो कहलाता था रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर वेल सूटेड टू डिस्क्राइबिंग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन के केस में वो बहुत यूजफुल था। फॉर इंस्टेंस, इफ यू ओरिएंट द कोऑर्डिनेट सिस्टम सो दैट one axis lies in the direction of motion, then only a single coordinate changes as the point moves, है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करते थे कि मोशन स्ट्रेट लाइन में जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा होता था, उसे जनरली हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते थे और हमारा काम निपट जाता था ना। However, rectangular coordinates are not so useful for describing circular motion, and since circular motion plays a prominent role in physics, it is worth introducing a coordinate system more natural to it, है ना। तो हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो पोलर कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम है ना, ये ज्यादा सूट करेगा किसे, सर्कुलर मोशन को। ठीक है, अब बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये चैप्टर है ये है मोशन इन अ प्लेन, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वी नेग्लेक्ट दी जेड एक्सिस एंड रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू 2 डायमेंशंस। ठीक है, अब देखिए जैसे वहां पर कार्टेशियन में हम लोग एक्स और वाई का यूज करते थे, उसी तरीके से यहां पर हम लोग द कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा, है ना, इनका यूज करेंगे। द कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा आर कॉल्ड प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ऑलराइट, in the following sections we shall learn to describe position, velocity and acceleration in plane polar coordinates,
तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है तो उसकी हम लोग दूरी देखने वाले हैं कि ओरिजिन से कितनी है, और साथ ही साथ ये देखने वाले हैं कि एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, वो जो पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो अब तक देखिए बच्चों हम लोगों ने पढ़ाई करी थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जिसमें हम लोगों ने जो बेस वेक्टर्स आई कैप और जे कैप का यूज किया था वो पॉइंट करते थे इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एक्स एंड इंक्रीजिंग वाई, याद होगा आपको। उसी तरीके से बच्चों वी नाउ इंट्रोड्यूस टू न्यू यूनिट वेक्टर्स आर कैप एंड थीटा कैप विच पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर। आप देख पा रहे हैं कि आर के बढ़ने वाली डायरेक्शन में आर कैप आ गया, क्लियर है, और साथ ही साथ एंड इंक्रीजिंग थीटा है ना, थीटा के बढ़ने वाली डायरेक्शन में यहां पर थीटा कैप आ गया, क्लियर है बात। देयर इज एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दीज बेस वेक्टर्स, और अब हम लोग वो देखने वाले हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए फर्क क्या है, द डायरेक्शंस ऑफ आर कैप एंड थीटा कैप वेरी विद पोजीशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं है ना। इस मोमेंट पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि आर कैप ये है, थीटा कैप ये है। अगले मोमेंट पर हम लोग समझ पा रहे हैं जब पार्टिकल की लोकेशन चेंज हो गई तो आर कैप ये हो गया और थीटा कैप ये हो गया। लेकिन बच्चों आई कैप और जे कैप जो है उनकी हमेशा क्या होती थी, फिक्स डायरेक्शन होती थी। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि आर कैप और थीटा कैप उनकी जो है डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है विथ पोजीशन। लेकिन कार्टेशियन में आई कैप और जे कैप की हमेशा क्या होती थी, फिक्स डायरेक्शन होती थी, क्लियर है ये बात। एक और मजेदार चीज बच्चों यहां पर ये है कि ये जो आर कैप है, थीटा कैप है, ये वेरी करते हैं पोजीशन के साथ, लेकिन दे डिपेंड ऑन थीटा ओनली, नॉट ऑन आर। क्योंकि अगर मान लीजिए कि थीटा आपने चेंज नहीं करा तो आप समझ पा रहे हैं कि आर कैप की डायरेक्शन जो है वो तो चेंज नहीं होगी, थीटा कैप की डायरेक्शन भी उसके हिसाब से चेंज नहीं होगी, क्लियर है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि आर कैप और थीटा कैप में फर्क कब आता है, जब आप थीटा को चेंज करते हैं, है ना, इस तरीके से पार्टिकल की पोजीशन को चेंज करते हैं सच दैट कि थीटा में चेंज आ रहा हो। अगर थीटा में चेंज नहीं आएगा तो आर कैप में चेंज नहीं आएगा और थीटा कैप में भी चेंज नहीं आएगा, क्लियर है। वी कैन थिंक ऑफ आर कैप एंड थीटा कैप एज बीइंग फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन थीटा। आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये जो आर कैप है और जो थीटा कैप है उसको आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हमने आर कैप और थीटा कैप लिखा है तो ऑब्वियसली ये यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड 1 है, क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों अगर हम लोग आर कैप को सबसे पहले हम लोग फोकस किस पे कर रहे हैं, आर कैप पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर आर कैप को हमें आई कैप और जे कैप में रिजोल्व करना है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक कंपोनेंट कितना आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो 1 cos थीटा आई कैप प्लस 1 sin थीटा जे कैप आ जाएगा, क्लियर है ये बात। उसी तरीके से अगर हमें थीटा कैप को है ना रिजोल्व करना है कैप जे कैप में, मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो एक कंपोनेंट यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, तो देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा हो गया, तो इस बार क्या हो जाएगा 1 sin थीटा माइनस आई कैप, है ना, लेफ्ट की तरफ येलो कंपोनेंट आ रहा है, और दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा, पॉजिटिव वाई की तरफ, तो हम लोग लिख देंगे 1 cos थीटा जे कैप, क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों हम लोग जिस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पोजीशन वेक्टर को बोलते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, उसी तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर वेक्टर देखिए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका हो गया आर, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर है आर कैप, तो हम लोग आर वेक्टर को क्या कह देंगे, आर कैप। अब देखिए बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं वेलोसिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स की, है ना। अब तक हम लोगों ने बात करी पोजीशन इन पोलर कोऑर्डिनेट की। अब देखिए बच्चों आपको याद होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम लोगों ने क्या करा था, वी वेक्टर को क्या लिखा था, डी बाई डी टी ऑफ पोजिशन वेक्टर, और पोजिशन वेक्टर वहां पर क्या आ गया था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आ गया था। उसी तरीके से बच्चों यहां पर हमारा पोजिशन जो है वो क्या आया, आर कैप आया। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, एज डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर, दैट इज आर कैप, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों वी वेक्टर बराबर जो हमारे पास आया है डी बाई डी टी ऑफ आर कैप, तो इसे हम लोग फर्दर सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग आर को आराम करने देते हैं और डिफरेंशिएट कर देते हैं आर कैप को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा डी ऑफ आर कैप बाई डी टी। अब आर कैप को आराम करने देते हैं और किसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आर को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमारे को जरूरत पड़ेगी आर कैप को डिफरेंशिएट करने की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना।
तो आपको ध्यान होगा हम लोगों ने आर कैप और थीटा कैप निकाल रखा था। तो चलिए आर कैप जो हमारे पास था इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डी आर कैप बाई डी टी जो है वो क्या आ जाएगा? तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बोल देंगे, माइनस साइन थीटा, और चेन रूल से यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी आई कैप, प्लस इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, चेन रूल से आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी एंड जे कैप। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों डी आर कैप बाई डी टी, क्योंकि आर कैप जो है वो कांस्टेंट तो है नहीं, है ना। हम लोगों ने देखा था कि आर कैप भी जो है चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास v वेक्टर जो है वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जा रहा है हमारे पास r मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। क्लियर है ये बात? और इसमें और क्या ऐड करना है हमें, आर कैप डी आर बाय डी टी, ठीक है। अब चलिए बच्चों यहां पर जो है ना, आर कैप की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास वी वेक्टर कितना आ जाएगा, आर मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी आई कैप प्लस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। क्लियर है? प्लस अब यहां पर हमें क्या चाहिए, आर कैप चाहिए ना। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे सबसे पहले डी आर बाई डी टी को एज इट इज लिख देता हूं, और आर कैप के बदले क्या लिख दूंगा, तो मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों हम लोग यहां पर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, v वेक्टर बराबर हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा r मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। r डी थीटा बाई डी टी आ गया, और साथ में क्या आ गया, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। और अगला टर्म हमारे पास क्या आ गया, तो वो आ गया डी आर बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। क्लियर है ये बात? अब बच्चों मैं चाहता हूं कि आप यहां पर कुछ एनालाइज करें। आप यहां पर ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है वो बेसिकली क्या है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वो है थीटा कैप। और अगर इस वाले टर्म को एनालाइज करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या है, तो ये है आर कैप। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वी वेक्टर जो है वो बेसिकली क्या आ गया, आर डी थीटा बाई डी टी थीटा कैप प्लस अगला टर्म आ जाएगा डी आर बाई डी टी आर कैप। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी आई है बेसिकली उसके दो कंपोनेंट है, एक थीटा कैप के अलॉन्ग है और एक आर कैप के अलॉन्ग है ना। तो अब इसे अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंसिडर स्पेशल केसेस वेयर ओनली वन कंपोनेंट वेरीज एट अ टाइम, ठीक है। तो देखिए बच्चों केस वन बड़ा सिंपल है। केस वन में हम लोग क्या कर दिए, थीटा को कांस्टेंट कर दिए, मतलब अब जो है वेलोसिटी का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रह जाएगा, रेडियल कंपोनेंट रह जाएगा। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकली देख पा रहे हैं कि अगर थीटा कांस्टेंट है ना, अगर थीटा कांस्टेंट है तो यहाँ पर देखिए थीटा के ऊपर डॉट लगा देने का मतलब क्या हुआ कि ये डी थीटा बाई डी टी लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, तो देखिए v वेक्टर बराबर आ जाएगा r के ऊपर डॉट r कैप। r के ऊपर डॉट का मतलब क्या हो गया, डी आर बाई डी टी हो गया, है ना। तो जो हम लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वी हैव वन डायमेंशनल मोशन इन अ फिक्स्ड रेडियल डायरेक्शन। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों दूसरा केस क्या है कि हम लोगों ने इस बार r को कांस्टेंट कर दिया, है ना, r को कांस्टेंट कर दिया, और आप समझ पा रहे हैं कि जो थीटा है वो लगातार क्या होती जा रही है, वेरी होती जा रही है। इसका मतलब वेलोसिटी इस बार सिर्फ कैसी आएगी बच्चों, टैंजेंशियल आएगी, है ना। वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ टैंजेंशियल कंपोनेंट हम लोग देख पा रहे हैं रह जा रहा है। इन दिस केस v वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, r थीटा के ऊपर डॉट थीटा कैप, मतलब कि r डी थीटा बाई डी टी थीटा कैप, है ना। Since r is fixed, the motion lies on the arc of a circle. The speed of the point on the circle is क्या हो जाएगा, r थीटा के ऊपर डॉट, मतलब कि r d थीटा बाई डी टी जो है वो बेसिकली यहाँ पर स्पीड का रोल प्ले कर रहा है। एंड इट फॉलोज दैट v वेक्टर बराबर क्या आ गया, r d थीटा बाई डी टी थीटा कैप, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने समझने के लिए दो स्पेशल केस लिए। फॉर मोशन इन जनरल हम लोग समझ सकते हैं कि r और थीटा दोनों क्या हो सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इन टाइम।
अब देखिए बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स की, है ना। तो ये हमारा फाइनल टास्क है और ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और वेलोसिटी हमारा क्या आया था, तो वो आया था डी आर बाई डी टी आर कैप प्लस आर डी थीटा बाई डी टी थीटा कैप के बराबर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे को एक और चीज की जरूरत पड़ेगी और वो है डी थीटा कैप बाई डी टी। तो थीटा कैप हम लोग समझ पा रहे हैं, थीटा कैप कितना है, तो वो है साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो यहां से हम लोग निकाल करके रख लेते हैं ताकि हमारे बाद में जरूरत पड़े तो हम लोग यूज कर सके। डी थीटा कैप बाई डी टी कितना हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, फिर चेन रूल से आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी माइनस आई कैप प्लस कॉस थीटा का क्या होता है, तो कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, चेन रूल से आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी और यहाँ पर आ जाएगा जे कैप, ठीक है। तो यहां से देखिए हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि ये क्या आ जाएगा, डी थीटा कैप बाई डी टी, है ना। ये कितने के बराबर आ जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग डी थीटा बाई डी टी को बाहर ले सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग माइनस साइन को भी बाहर ले सकते हैं और अंदर क्या आ जाएगा, तो इन अंदर आ जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। क्लियर है। लेकिन बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि आर कैप जो है वो क्या होता था, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो इसका मतलब ये जो टर्म हमारे पास आया है ना, ये जो टर्म हमारे पास आया ब्रैकेट के अंदर, ये बेसिकली क्या है, तो ये आर कैप है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि डी थीटा कैप बाई डी टी क्या आ गया, तो वो आ गया माइनस डी थीटा बाई डी टी आर कैप, ठीक है। ठीक इसी तरीके से बच्चों हम लोग डी आर कैप बाई डी टी, है ना, डी आर कैप बाई डी टी को और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं किसे, डी थीटा बाई डी टी को, और अंदर क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप तो क्या हो गया, थीटा कैप हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा कैप लिख सकते हैं। ऑल राइट। तो देखिए बच्चों, इन्हीं दोनों एक्सप्रेशंस को मैंने इस तरीके से लिख दिया ना, जैसे डी आर कैप बाई डी टी क्या हो गया, तो वो हो गया थीटा के ऊपर एक डॉट थीटा कैप, और डी थीटा कैप बाई डी टी क्या हो गया, तो वो हो गया माइनस थीटा के ऊपर डॉट आर कैप, ठीक है। तो अब बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे को एक्सेलरेशन चाहिए था जो कि क्या हो जाएगा, डीवी वेक्टर बाय डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सेलरेशन वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहला टर्म हमारे पास है डी आर बाई डी टी आर कैप। तो हम लोग इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक बार डी आर बाई डी टी को एज इट इज रहने देते हैं और अगला टर्म क्या आ जाएगा, डी आर कैप बाई डी टी। फिर अगली बार हम लोग क्या करेंगे, आर कैप को आराम करने देंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी आर बाई डी टी को। तो डी आर बाई डी टी को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए बच्चों आ जाते हैं हम लोग अगले टर्म पे ना, ये वाला जो टर्म है अगर इसको हम लोग एनालाइज करें फिलहाल, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए अगर मैं आर डी थीटा बाई डी टी को साथ में क्लब कर दूं, ठीक है, तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, आर डी थीटा बाई डी टी को आराम करने दूंगा और लिख दूंगा डी थीटा कैप बाई डी टी, और फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा बच्चों, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं थीटा कैप को आराम करने दूंगा और किसे डिफरेंशिएट करूंगा, आर डी थीटा बाई डी टी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि हमारे को ये जो आखिरी टर्म है इसमें हमारे को थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है ना। तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि हमारे को डिफरेंशिएट करना था किसे, आर डी थीटा बाई डी टी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये बेसिकली आ जाएगा, एक बार आर को आराम करने देंगे और डी थीटा बाई डी टी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। फिर अगला टर्म क्या आएगा, अगला टर्म आएगा डी थीटा बाई डी टी, इस बार आराम करेगा और किसे डिफरेंशिएट करेंगे, आर को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि डी आर बाई डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास 5 टर्म्स आने वाले हैं, क्योंकि ये जो आखिरी टर्म है ये भी 2 टर्म्स में टूटेगा। तो हमारे पास ए वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी आर बाई डी टी डी आर कैप बाई डी टी, प्लस अगला टर्म क्या आ जाएगा, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर आर कैप। फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा प्लस आर डी थीटा बाई डी टी डी थीटा कैप बाई डी टी।
प्लस अगला टर्म क्या आ जाएगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो आ जाएगा r d2 थीटा बाई डी टी स्क्वेयर प्लस डी थीटा बाई डी टी इंटू डी आर बाई डी टी, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों थीटा कैप के साथ। तो देखिए बच्चों, जो एक्सेलरेशन हमारे पास आया उसको हम लोग थोड़ा और सिंपल वर्जन में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए एक टर्म हो जाएगा d2r बाई डी टी स्क्वेयर आर कैप, है ना, वो कौन सा टर्म है भाई, तो वो ये वाला टर्म है ना, d2r बाई डी टी स्क्वेयर आर कैप। फिर अगला टर्म क्या लिख सकते हैं, dr बाई डी टी डी बाई डी टी आर कैप, है ना, तो ऐसा कौन सा टर्म है, तो ये देखिए dr बाई डी टी डी आर कैप बाई डी टी, ठीक है। अगला टर्म क्या है, dr बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी थीटा कैप, तो ये वाला टर्म कौन सा है भाई, तो ये वाला टर्म देखिए है dr बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी थीटा कैप। फिर चौथा टर्म कौन सा है, r d2 थीटा बाई डी टी स्क्वेयर, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा थीटा कैप, तो ऐसा कौन सा टर्म है, तो ऐसा टर्म जो है वो ये है r d2 थीटा बाई डी टी स्क्वेयर थीटा कैप। और पांचवा टर्म कौन सा है, तो वो है r d थीटा बाई डी टी डी थीटा कैप बाई डी टी, है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं ये पांचवा टर्म ये रहा। क्लियर है ये बात। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अगर किसकी वैल्यू पुट कर दें, डी आर कैप बाई डी टी और डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दें अगर, तो फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारा कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोग एक्सेलरेशन देख पा रहे हैं कि कितना आ गया हमारा, तो वो आ गया d2r बाय डी टी स्क्वायर, ना आर के ऊपर डबल डॉट का मतलब यही सिग्निफाई होता है माइनस आर टाइम्स डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। इस वाले टर्म की जो डायरेक्शन हो गई वो हो गई आर कैप, प्लस इधर क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी आर बाई डी टी और मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा बाय डी टी, और इस पूरे टर्म की डायरेक्शन क्या आ गई, थीटा कैप। ऑलराइट, अब चलिए बच्चों, ये जो एक्सेलरेशन में जो टर्म्स आए उनको एनालाइज करते हैं ना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो एक टर्म आया d2r बाई डी टी स्क्वायर आर कैप, है ना, यहाँ पर ये जो d2r बाई डी टी स्क्वायर है ना, ये वाला जो टर्म आया है जिसकी डायरेक्शन आर कैप के अलॉन्ग है, तो ये बेसिकली क्या है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है इन द रेडियल डायरेक्शन ड्यू टू चेंज इन रेडियल स्पीड, है ना। ऑब्वियस है कि ये dr बाई डी टी का भी डिफरेंशिएशन है, और dr बाई डी टी खुद क्या है, तो वो रेडियल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो बता रही है, ठीक है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि आखिर ये जो d2r बाई डी टी स्क्वायर वाला टर्म है वो कब आएगा, जब पार्टिकल की जो रेडियल डायरेक्शन के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है उसमें क्या आ रहा हो, बदलाव आ रहा हो। क्लियर है ये बात। उसी तरीके से ये जो r d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर थीटा कैप है ना, r d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर थीटा कैप है, वो क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन इन द टैंजेंशियल डायरेक्शन है ड्यू टू चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं बच्चों, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो r d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर है ना, जिसकी डायरेक्शन थीटा कैप के अलॉन्ग है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टैंजेंशियल डायरेक्शन में ये वाला एक्सेलरेशन है, ठीक है, और d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, d थीटा बाई डी टी का भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि ये एक तरीके से d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर है ना, ये वाला जो टर्म है ना, ये हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, ये तो अल्फा है ना, मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये वाला टर्म कब आएगा, ये वाला टर्म तब आएगा जब हम लोग समझ पा रहे हैं कि ओमेगा में चेंज आ रहा हो, है ना। अगर ओमेगा में चेंज नहीं आ रहा होगा तो ये वाला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा बच्चों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर आर कैप, मतलब कि ये बेसिकली क्या हो गया, देखिए डी थीटा बाई डी टी जो है वो तो बेसिकली ओमेगा हो गया, तो ये बन गया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप, मतलब कि ये एक ऐसा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है जो माइनस आर कैप के अलॉन्ग है, मतलब कि टुवर्ड्स द ओरिजिन है ना, टुवर्ड्स द सेंटर है। क्लियर है ये बात। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर की तरफ होता है। ऑलराइट, इसके अलावा बच्चों हम लोग और क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी थीटा कैप, है ना, मतलब कि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, ये बच्चों कहलाता है कोरियोलिस एक्सेलरेशन।
ठीक है। आपने हो सकता है कभी ना कभी कोरियोलिस फोर्स का नाम सुना हो, जो कि एक फिक्शियस फोर्स है, एक इमेजिनरी फोर्स है विच अपीयर्स टू एक्ट इन अ रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा अपने को परेशान नहीं होना है। द कोरियोलिस एक्सेलरेशन दैट वी आर डिस्कसिंग हियर इज अ रियल एक्सेलरेशन, है ना, यहां पर तो ये रियल है, विच इज प्रेजेंट व्हेन आर एंड थीटा बोथ चेंज विथ टाइम, है ना। तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन कब आएगा? जब आर भी चेंज हो रहा हो और साथ के साथ थीटा भी चेंज कर रहा हो समय के साथ, तभी एक कोरियोलिस एक्सेलरेशन आता है। और इसकी डायरेक्शन हम लोग समझ पा रहे हैं कैसी है, थीटा कैप के अलॉन्ग है। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, ये तो हम लोगों ने जनरल केस के लिए बात करी। अब अगर हम लोग अपने मोशन को सर्कुलर तक ही लिमिटेड रखें तो हम लोग यहां पर क्या कहेंगे? हम लोग सबसे पहली चीज ये कहेंगे कि आर का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो सकता है। सही है। तो अगर आर का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो सकता है तो डी आर बाई डी टी जो है ये टर्म क्या हो जाएगा? ये टर्म हो जाएगा जीरो। क्लियर है ये बात? तो ये वाला टर्म हो गया जीरो। उसी तरीके से डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर वाला टर्म भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये वाला टर्म भी देखिए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब बच्चों बेसिकली क्या हो गया कि अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो हम लोग एक्सेलरेशन वेक्टर को सिंपली क्या लिख सकते हैं? माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्क्वायर, डायरेक्शन हो जाएगी आर कैप, फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा? प्लस आर डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर और डायरेक्शन हो जाएगी थीटा कैप। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हमारे पास जो है एक्सेलरेशन बराबर क्या आ गया? वो आ गया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप प्लस आर इंटू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा अल्फा। तो आर अल्फा थीटा कैप और वी वेक्टर बेसिकली सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा? आर ओमेगा थीटा कैप के बराबर। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, सर्कुलर मोशन को भी दो कैटेगरी में एक्चुअली डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें क्या होता है कि ओमेगा जो है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्लियर है बात? तो अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा मतलब अल्फा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उस केस में ये वाला टर्म जो है वो खत्म हो जाता है। मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ कितना रहता है? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप। ठीक है, मतलब कि यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है ना, वो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? तो उसकी डायरेक्शन हो गई माइनस आर कैप की तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? तो ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर कैप। तो यही कहलाता है बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो स्पीड है ना, वो भी क्या होगी बच्चों? चेंज होगी। क्लियर है ये बात? और हम लोग समझ पा रहे हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है? थीटा कैप के अलॉन्ग हो सकती है, मतलब टैंजेंशियल हो सकती है ना, क्योंकि इस बार हम लोगों ने सर्कुलर मोशन की बात करी जिसमें रेडियस जो है वो तो फिक्स्ड होता है। तो इस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर और डायरेक्शन माइनस आर कैप। ये तो हो गया एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट? सेंट्रीपिटल कंपोनेंट। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर अल्फा, है ना, आर अल्फा थीटा कैप, है ना। मतलब कि ये क्या हो गया? ये हो गया आर अल्फा थीटा कैप, मतलब कि एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट? टैंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, तो ए टैंजेंशियल बराबर क्या आ गया? आर इंटू अल्फा आ गया। अब देखिए बच्चों, आर अल्फा क्या है? तो ये बेसिकली है आर इंटू डी ओमेगा बाय डी टी के बराबर। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, आपको याद होगा कि सर्कुलर मोशन में v बराबर क्या होता है? आर ओमेगा होता है। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि dv बाई dt मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, है ना। ये v क्या है? ये स्पीड है। तो dv बाई dt क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हो गया। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? आर डी ओमेगा बाई डी टी के बराबर, क्योंकि सर्कुलर मोशन में रेडियस तो कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब आर डी ओमेगा बाई डी टी जो है वो क्या हो गया? बेसिकली डीवी बाई डी टी हो गया, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हो गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हमने क्या देखा कि कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, वो बेसिकली क्या है? ओमेगा स्क्वायर आर है। और ओमेगा को अगर v बाय आर लिख दें तो ये v स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कंपोनेंट अलोंग द टैंजेंट
दैट इज टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dv बाय dt। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग नेट एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को क्या कह सकते हैं, अंडर द रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, है ना। तो एक रेडियल कंपोनेंट हो गया, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया, तो ये रहा उसका रिजल्ट, है ना, अंडर द रूट ऑफ V स्क्वायर बाय R का स्क्वायर प्लस dV बाय dt का स्क्वायर। क्लियर है। द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मेक्स एंगल अल्फा विद द रेडियस, है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि dv बाई dt अपॉन v स्क्वायर बाय r के बराबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर r वाला जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, है ना, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है, वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा है ना, दैट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव थीटा कैप के अलोंग भी हो सकती है और नेगेटिव थीटा कैप के अलोंग भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि अल्फा कैसा है, क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि अल्फा क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी है। तो अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो इसका मतलब अल्फा जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर ओमेगा कम हो रहा है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं डी ओमेगा बाई डी टी नेगेटिव हो जाएगा और इस वजह से अल्फा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और हम लोग समझ पा रहे हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ना, वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव थीटा कैप के अलोंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, इट्स लीनियर स्पीड इज गिवन बाय v इक्वल टू 2t where t is in second and v in meter per second. Find the radial and tangential acceleration at t equal to 3 second. तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमारे को डेटा दिया हुआ है, हम लोग देख पा रहे हैं रेडियस जो है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, मतलब कि इसे लिख सकते हैं 20 अपॉन 100 मीटर्स के बराबर, मतलब कि 1/5 मीटर। ठीक है, अब देखिए हमारे को इसकी स्पीड कैसी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 2t के बराबर। इसके अलावा बच्चों हमसे पूछा गया है कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पर रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा ना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेडियल एक्सेलरेशन की ना, रेडियल एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमें पता है कि रेडियल एक्सेलरेशन जो है ना, वो सर्कुलर मोशन के केस में क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, v स्क्वायर अपॉन r के बराबर। ठीक है, तो t इक्वल टू 3 पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर है बात, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, 6 का स्क्वायर अपॉन 1/5। क्लियर है, तो ये हो जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन। हम लोगों ने हर किसी चीज को SI यूनिट में रखा है, तो जवाब आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। क्लियर है बात, तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 5 इंटू 36, है ना, मतलब कि 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों अगर हम लोग बात करें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ना, हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा dv बाय dt, है ना, और dv बाय dt कितना आ जा रहा है, तो देखिए वो 2 आ जा रहा है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो कितना आ जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम लोगों का फाइनल आंसर क्या हो गया, रेडियल एक्सेलरेशन हो गया 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो हमसे पूछा गया है, 4 ऑप्शंस हैं, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ कांस्टेंट, इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट द एक्सेलरेशन चेंजेस, इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट द वेलोसिटी चेंजेस, या फिर इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंज। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो भी उसकी डायरेक्शन तो लगातार चेंज होती जा रही है, तो वेलोसिटी तो चेंज करेगी ही करेगी, है ना। अब अगर एक्सेलरेशन की बात करें, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है ना, वो कैसा होगा, सेंट्रीपिटल होगा और हर समय उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या देख पा रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है ना, वो मैग्नीट्यूड में भले ही चेंज नहीं हो रहा हो, लेकिन वो डायरेक्शन वाइज क्या हो रहा है, लगातार चेंज होता जा रहा है। क्लियर है बात, तो इसलिए हम लोग क्या समझ पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ही क्या होंगे, चेंज होंगे। और क्यों चेंज हो रहे हैं वो, क्योंकि उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है,
चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ कर्व्ड पाथ, द फॉलोइंग क्वांटिटीज मे रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखिए बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ है ना, कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहा है, तो हम लोग यहां पर समझ सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी तो ऑब्वियसली क्या होगी, वेरी कर रही होगी, है ना। वेलोसिटी वेरी कर रही होगी क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, ठीक है। उसके अलावा स्पीड क्या कांस्टेंट रह सकती है, तो स्पीड कांस्टेंट रह सकती है क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करें, तो उस केस में आपको याद होगा कि स्पीड जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और पार्टिकल जो है वो कैसा फॉलो करता है पाथ, कर्व्ड पाथ। तो ऑप्शन ए तो सही है, ऑप्शन बी गलत है। सी के बारे में अगर बात करें, तो देखिए सी पार्ट के लिए एक मेरे पास डायग्राम है जो आपकी हेल्प करेगा। तो देखिए बच्चों, आपको याद आ रहा होगा कि यहां पर अगर एक इंसान जो है वो इस बॉल को हिट कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसका जो पाथ है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है ना। और एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन इसका हमेशा नीचे की तरफ जी है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने पर भी ये संभव है कि ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ को फॉलो करे। तो ये सी ऑप्शन भी सही हो गया, और ऑब्वियसली अगर सी सही है तो डी भी सही हो गया, ठीक है। तो इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा, ए, सी और डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, अ पार्टिकल इज गोइंग इन स्पाइरल पाथ एज शोन इन फिगर विथ कांस्टेंट स्पीड। अब चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, या फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको इमेजिन करवाने वाला हूं कि किस तरीके से ऐसा स्पाइरल पाथ जो है वो क्रिएट हो सकता है जिसमें पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि आप एक लिफ्ट में हैं जो कि कितने स्पीड से ऊपर जा रहा है, v1 स्पीड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और आपके पास एक मैजिक पेन है जो कि हवा में भी लिख सकता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस भी दिखा दिया है ताकि हम लोग और अच्छे से समझ पाए कि जो v1 है वो बेसिकली y एक्सिस के अलॉन्ग है ना, v1 जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है। अब आपको बच्चों सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको ये कोशिश करनी है कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दैट इज एक्जेड प्लेन है, आप आंखें बंद करके पेन को क्या करवाइए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाइए, ठीक है। आप एक्जेड प्लेन में सिर्फ और सिर्फ क्या करवाएंगे, आप सर्कुलर मोशन करवाएंगे, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपने पेन को, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए कि आपके नजरिए में, है ना, आप तो आंखें बंद करके सर्कल बना रहे हैं उस पेन से, मैजिक पेन से, आपको तो ऐसा लग रहा है कि सर्कल बन रहा होगा, लेकिन आप ये भी समझ पा रहे हैं कि लिफ्ट जो है वो तो ऊपर जाता जा रहा है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये एक प्लेन में मोशन लिमिटेड नहीं रहेगा, है ना। आप सर्कल बनाना चाह रहे हैं लेकिन वो ऊपर भी जाता जा रहा है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो रास्ता बनेगा ना, वो यही होगा, स्पाइरल पाथ। क्लियर है ये बात। तो इस स्पाइरल पाथ को हासिल करने के लिए हमने क्या मेक श्योर करा कि हम लोग एक मैजिक पेन लें और हवा में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाएं उसे, और लिफ्ट साथ के साथ यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जाता जाए। क्लियर है। एक और मजेदार चीज बच्चों मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आपने यहां से शुरुआत की थी, है ना, पेन चलाने की शुरुआत यहां से करी थी। तो आपके नजरिए में आप तो आंखें बंद करके सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए जब आपका पेन यहां पर आया तो आपको लगा कि एक सर्कल बन गया होगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपका पेन जो है वो वर्टिकली कितना शिफ्ट हुआ, इतने डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v1 इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी में किसे कह रहा हूं, टाइम पीरियड को ना, एक सर्कुलर मोशन के लिए जो टाइम पीरियड है उसे मैं टी कह रहा हूं। तो v1 स्पीड से ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो वर्टिकल सेपरेशन कितने का आ गया यहां पर, v1 टी का आ गया। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग पिच कह सकते हैं इस हेलिकल पाथ का, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि लिफ्ट की जो स्पीड है ऊपर की तरफ वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब अगर हम लोग ऑप्शंस पे आए तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट हो सकती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती जा रही है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो देखिए बच्चों, यहां पर अगर बात करूं कि एक्सिस क्या चुन रहा हूं मैं ना, तो मैं मान लीजिए इसे वाई एक्सिस कह रहा हूं, इसे एक्स एक्सिस कह रहा हूं, और बाहर निकलते वाली एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर्कल बनाने की एक्स जेड प्लेन में ना, हमारी कोशिश है
एक्जेड प्लेन में सर्कल बनाने की, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग एक वेलोसिटी होने की वजह से यहां पर स्पाइरल बनता जा रहा है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो वाई एक्सिस के अलोंग मोशन है वो तो एक्सेलरेटेड है ही नहीं, है ना, क्योंकि वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है। ठीक है, अब जो एक्जेड प्लेन के अलोंग मोशन है उसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। एक्जेड प्लेन की अगर बात करें तो पार्टिकल सिर्फ क्या कर रहा है बच्चों, सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो भी कांस्टेंट स्पीड लेटर से यू से। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जरूर कांस्टेंट है क्योंकि वो हमेशा सेंट्रिपिटल होगा, है ना, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यू स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, है ना। जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो जरूर कांस्टेंट होगा ना। तो तीसरा पार्ट सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, है ना, लेकिन दूसरा पार्ट गलत है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब ऑब्वियस है कि अगर सी पार्ट सही है तो डी पार्ट गलत होगा। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग एंगुलर क्वांटिटीज की इस लेक्चर में चर्चा कर रहे हैं, क्या वो वेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटीज की। तो देखिए बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो डिस्क है ये घूम रहा है ना। अगर आप ऊपर से देखेंगे, है ना, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये कैसे घूमता हुआ नजर आएगा, आप कहेंगे कि आपको ये क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, वही अगर आप नीचे से देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि ये कैसे घूम रहा है, आप कहेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये एक ही चीज को ऑब्जर्व करते हुए दो अलग अलग ऑब्जर्वर कह रहे हैं। तो हमारे को एक तरीका निकालना था जिससे इसकी एक यूनिक डायरेक्शन स्पेसिफाई हो पाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या तरीका निकाला गया, तरीका कहलाता है राइट हैंड रूल, है ना। यहां पर आपको क्या करना है, अपनी उंगलियों को कर्ल करना है जिस डायरेक्शन में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो डिस्क है वो घूम रही है ना, और जो आपका थंब है जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन हो जाएगी ओमेगा वेक्टर की। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि जो पार्टिकल P है जो इस डिस्क पे क्या कर रहा है, रखा हुआ है, और जिस वजह से वो सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आ रहा है ना, डिस्क के साथ वो भी घूम रहा है और वो सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पार्टिकल P की एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हम लोग क्या कहेंगे, डाउनवर्ड कहेंगे। क्लियर है ये बात? एक और मजेदार चीज बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा हूं और वो ये है कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें ना तो हमारे को थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, अनलेस दे आर वेरी स्मॉल, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वेक्टर्स। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है अनलेस वो बहुत छोटा ना हो, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वेक्टर्स। और उसकी वजह क्या है, आइए समझते हैं। वी कैन सर्टेनली गिव देम बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एज वी डिड फॉर द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन बच्चों अगर किसी क्वांटिटी को वेक्टर कहलाना है ना, तो उस क्वांटिटी को क्या ओबे करना पड़ता है, रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ यू एड टू वेक्टर्स द ऑर्डर इन विच यू एड देम डज नॉट मैटर, आपको याद होगा। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो एक्चुअली ये वाला टेस्ट को फेल करता है। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए बच्चों, जो पहला डायग्राम है उसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन एट द टॉप द बुक इज गिवन टू सक्सेसिव 90 डिग्री रोटेशंस। पहला हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अबाउट, और दूसरा देख पा रहे हैं वर्टिकल वाई एक्सिस के अबाउट, जिस वजह से अब जो बुक है वो कुछ ऐसी नजर आ रही है। अब जो दूसरा डायग्राम है, डायग्राम नंबर बी, उसमें हम लोग सेम रोटेशन दे रहे हैं बट रिवर्स ऑर्डर में, है ना। पहले हम लोग क्या दे रहे हैं, इसको वर्टिकल वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन दे रहे हैं, फिर हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एंड रिजल्ट क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ये वेक्टर होते तो आना चाहिए था ना। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। हम लोग इसे क्या डिनोट कर सकते हैं, कैसे, अल्फा वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं ना। और अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो द डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। कब, अगर एंगुलर स्पीड जो है वो बढ़ रही है समय के साथ, और अल्फा जो है वो ऑपोजिट होगा ओमेगा के, कब, अगर एंगुलर स्पीड समय के साथ क्या हो रही हो, कम हो रही हो। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। कंसिडर अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स पाथ
near the highest point and take it approximately to be a circular arc. What is the radius of this circle? This radius is called the radius of curvature of the curve at the point. तो चलिए बच्चों, यहां पर हमारे को क्या कहा गया है कि एक पार्टिकल है, उसे प्रोजेक्ट करा गया है यू स्पीड से और इनिशियल एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ वो थीटा बना रहा था। अब कहा गया है टू कंसिडर अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स पाथ नियर द हाईएस्ट पॉइंट एंड टेक इट अप्रोक्सीमेटली टू बी अ सर्कुलर आर्क। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि उस सर्कल का रेडियस क्या होगा और साथ में ये भी बताया गया है कि वो जो रेडियस आएगा उसे हम लोग क्या नाम देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट द पॉइंट। तो देखिए बच्चों, मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पर है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो है बहुत छोटा सा पोर्शन लिया और उसकी मदद से एक सर्कल बनाया मैंने, और इस सर्कल के रेडियस को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे एट द पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि किसी भी कर्व के, है ना, किसी भी कर्व के बहुत छोटे से पोर्शन को अगर लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या बना सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर सर्कुलर मोशन, एक छोटे से पोर्शन में हम लोग सर्कुलर मोशन जैसी चीज कंसीडर कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन के केस में, है ना, जो रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, वो इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बराबर क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो हम लोग समझ पा रहे हैं सेंटर की तरफ आएगा। ठीक है, तो हम लोग लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो पूरा का पूरा इस समय सेंटर की तरफ ही तो है और वो जी के बराबर है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है वो कितना है, वो जी है। ठीक है, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है बच्चों वी स्क्वायर अपॉन आर के, है ना, और आर यहाँ पर क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो यहां से देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन जी के बराबर आ जाएगा, और वी हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग प्रोजेक्टाइल के केस में जानते हैं कि एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, आइए नीचे लिख देते हैं, फाइनल आंसर हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हो जाएगा यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी के बराबर। ठीक है, तो हमेशा बच्चों ऐसे सवालों में हमारे को किस चीज का ध्यान देना है, हमारे को इस बात का ध्यान देना है यहाँ पर कि कभी भी अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी कैसी भी आए ना, मान लीजिए वेलोसिटी इस तरीके की होती, तो हमारे को एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट ढूंढना है जो वेलोसिटी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, और उससे हम लोग क्या कॉल कर सकते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसी तरीके का एक और सवाल देखते हैं। सवाल है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पैराबोला ट्रेस्ड आउट बाय द प्रोजेक्टाइल इन द प्रीवियस प्रॉब्लम एट अ पॉइंट वेयर द पार्टिकल वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा बाय 2 विद द हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों, पिछले सवाल में हमारे को याद है कि जो इनिशियल स्पीड थी वो कितनी थी, यू थी, और एंगल कितना था, थीटा था ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब किसी मोमेंट पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो स्पीड है वो लेटर से v हो गई, और इस मोमेंट पर जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना, वो कितना हो गया, थीटा बाय 2 हो गया। तो इस मोमेंट पर हमसे पूछा है कि ये जो पैराबोला है ना, ये जो पैराबोला है, इसका इस लोकेशन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि सेंटर जो है वो कहीं यहां पर होगा, है ना, और अपने को इस सेंटर की तरफ जो है ना, सेंटर की तरफ हमारे को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट पहले तो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का किधर है, नीचे की तरफ है, और वो जी है। क्लियर है बात। अब अगर ये एंगल थीटा बाय 2 है तो हम लोग समझ पा रहे हैं ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बाय 2 हो जाएगा, जिस वजह से ये वाला एंगल जो है ये थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर इस छोटे से सर्कुलर मोशन को देखें ना, छोटे से पाथ को देखें, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक जरा सा सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो यहां पर हम लोग सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना कह देंगे, तो वो कह देंगे जी कॉस थीटा बाय 2। क्लियर है ये बात। तो ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि जी कॉस थीटा बाय 2 जो है ना, वो किसके बराबर हमें लिखना पड़ेगा, तो वो लिखना पड़ेगा वी स्क्वायर अपॉन आर सी के ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा बाय 2।
अब लेकिन v तो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो u cos थीटा है ना, जो u cos थीटा है वही बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा, v cos ऑफ थीटा बाय 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि v कितना आ गया, तो v आ गया u cos थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा बाय 2 के बराबर। ठीक है, तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना आ जाएगा, तो वो बराबर आ जाएगा u cos थीटा का स्क्वायर अपॉन g मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा बाय 2 ऑलरेडी है और यहां पर cos थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम लोग अगर पिछले दो सवालों के आंसर को अगर कंपेयर करें तो हम लोग बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि R1 जो है ना, R1 जो है वो क्या आ रहा है, लेस देन R2 आ रहा है। क्लियर है ये बात, क्योंकि R1 और R2 में बेसिकली cos क्यूब थीटा बाई 2 इस फैक्टर का ही तो फर्क है ना, और cos क्यूब थीटा बाई 2 कैसा है, लेस देन 1 है। तो जिस वजह से R2 जो है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया R1 के कंपैरिजन में। ठीक है ना, तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां पर ये जो पैराबोला है ना, यहाँ पर ये जो कर्व है वो ज्यादा क्या हो जा रहा है, ज्यादा फ्लैट हो जा रहा है, वहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि सर्कल जो है ना, उसका रेडियस क्या आएगा, ज्यादा बड़ा आएगा। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सेकंड केस था ना, जब हम लोगों ने R2 निकाला, तो वहां पर देखिए मैं आपको ये लोकेशन दिखाता हूं, यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये ज्यादा फ्लैटर नजर आ रहा है एज कंपेयर टू टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो कम फ्लैट है एज कंपेयर टू सेकंड केस। ठीक है, इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि R2 जो है ना, R2 जो है वो क्या आ रहा है, R1 के कंपैरिजन में ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और ऑब्वियस है कि अगर बिल्कुल ही हमारा मान लीजिए कि ट्रेजेक्ट्री जो है वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट कहेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन parabolic path x square equal to y with constant speed u. Find the acceleration of the particle when it crosses origin. Also find the radius of curvature at origin. तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है इस पैराबोलिक पाथ में जा रहा है और साथ ही साथ उसकी स्पीड भी क्या है, हमेशा कांस्टेंट है, u है। अब हमसे पूछा गया इसका एक्सेलरेशन क्या होगा जब ये ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है। क्लियर है, साथ ही साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन पूछा है, मतलब ये जो पैराबोलिक रास्ता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है एट दी ओरिजिन, मतलब कि इस रेडियस के बारे में हमसे जानकारी हासिल की गई है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर बहुत छोटे से पोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये कोई ना कोई सर्कल का हिस्सा होगा। ठीक है, और इस समय इसकी स्पीड कितनी है, u है, और हमारे को क्या निकालना है, हमारे को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, मतलब कि हमारे को ये r निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये जिस डायरेक्शन में इस मोमेंट पर ट्रैवल कर रहा है वो डायरेक्शन कौन सी है, वो पॉजिटिव x की डायरेक्शन है। तो अगर उसको इस डायरेक्शन में है ना अपनी स्पीड को नहीं चेंज करना है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि इस मोमेंट पर इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये बात, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ax बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है ये बात, ax बराबर 0 होने का मतलब क्या हो गया, ax बराबर 0 होने का मतलब हो गया d2x बाय dt स्क्वायर, है ना, दिस शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात, और साथ ही साथ इस मोमेंट पर अगर इसकी वेलोसिटी x के लॉन्ग है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस मोमेंट पर जो है y के लॉन्ग इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, मतलब कि dy बाई dt जो है वो क्या है, 0 है। और कहां की बात कर रहे हैं हम लोग, ओरिजिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये सारी बातें हम लोग कहां पर कर रहे हैं, एट ओरिजिन पर कर रहे हैं, है ना, ओरिजिन पर ये सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो एक और चीज ओरिजिन पर हम लोग देख पा रहे हैं और वो ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में होगा, y के लॉन्ग होगा। तो d2y बाय dt स्क्वायर, ये बेसिकली क्या है, इसका एक्सेलरेशन है y के लॉन्ग, जो कि इसका नेट एक्सेलरेशन भी है और जिसे हम लोग सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। क्लियर है ये बात, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, तो ये बराबर आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन r के। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग x की दुनिया में एक और चीज देखें तो एट ओरिजिन हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो dx अपॉन dt है वो बेसिकली क्या है, इसकी वेलोसिटी x के लॉन्ग, जो कि इसकी नेट वेलोसिटी और वो कितनी है, u है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यही सारी चीजें मैंने यहाँ पर x की दुनिया में और y की दुनिया बना करके मैंने लिख दी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर y हमारे को दे रखा है,
तो यहां से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर बराबर वाई जो हमारे को दे रखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी टी यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 2x, और चेन रूल से आ जाएगा dx बाय dt। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन हमारे पास आया। अब अपने को और भी रिलेशन यहाँ पर दिए हुए, जैसे कि d2x बाई डी टी स्क्वायर, d2y बाई डी टी स्क्वायर, इन सारी चीजों के बारे में भी हमारे को जानकारी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे फर्दर टाइम के रेस्पेक्ट में चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो d2y बाई डी टी स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा, तो 2x को एक बार आराम करने देते हैं और dx बाई डी टी को फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाएगा d2x बाई डी टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब dx बाई डी टी को आराम करने देते हैं और 2x को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स dx अपॉन dt के बराबर। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये आई हमारे पास और एक इक्वेशन ये आई हमारे पास। ठीक है, अब बच्चों जैसा कि आपको याद होगा, ऊपर हम लोगों ने मेंशन भी किया है d2x बाई डी टी स्क्वायर क्या है, एट ओरिजिन 0 है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एट x इक्वल टू 0 अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें तो d2x बाई डी टी स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो गायब हो गया, और साथ ही साथ d2y बाई डी टी स्क्वायर कितना आ जाएगा एट ओरिजिन, तो वो आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन r, और ये किसके बराबर आ जाएगा, देखिए 2 टाइम्स dx बाई डी टी के स्क्वायर के, मतलब कि 2u स्क्वायर। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं u स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, तो वो आ गया 1/2 के बराबर, मतलब कि 0.5 के बराबर। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि सवाल में एक और चीज पूछी गई थी, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस ओरिजिन, है ना। मतलब कि हमारे को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, और वो कितने के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब ये ओरिजिन पर है तो सिर्फ y कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, मतलब कि d2y बाय डी टी स्क्वायर हो जाएगा, और वो कितने के बराबर आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन r के, है ना। और r की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कितने के बराबर आ जाएगा, 2u स्क्वायर के। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।